myself Kumar. I again welcome you on the digital platform of Vision Point. ओके तो बच्चों पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. आज हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं. आपके क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वो है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है. ये केमिकल काइनेटिक्स का बच्चों लेक्चर 1 है, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन. आज ये लेक्चर 1 में हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. और मैं आपको बता दूं ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है. तो आप एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से डील करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी. तो बेटा आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है. केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली है क्या, ठीक है. तो केमिकल बॉन्डिंग है क्या? ये एक ब्रांच होती है, ठीक है. क्या है केमिकल बॉन्डिंग? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. ये एक ब्रांच है किसकी? फिजिकल केमिस्ट्री की, विच डील्स विद द रेट एट विच द केमिकल रिएक्शन अकर. तो मेरे पास एक चीज यहां पर पता चली, और वो चीज क्या है बच्चों? जो चीज मुझे पता चली है वो है सबसे पहली चीज रेट, ठीक है ना. तो यहां पर बात हम लोग कर रहे हैं रेट की, ठीक. किसकी रेट की? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है. द मैकेनिज्म which the chemical reactions takes place and the influence of various factors such as concentration, temperature, pressure, catalyst, etc. ठीक है, on the reaction rate is called the chemical kinetics. तो बच्चों हम लोगों को क्या क्या चीजें पता चली? हम लोगों को पता चला कि केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है. किसकी ब्रांच है? द केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है. और उस केमिकल काइनेटिक्स की ब्रांच में बच्चों हम लोग पढ़ते क्या हैं? हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट. दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने के साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन. दूसरी चीज जो हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन. और इस मैकेनिज्म को डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग वेरियस फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं, ठीक है ना. हम लोग वेरियस फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो हमारी रेट को अफेक्ट करता है, ठीक है. मतलब फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट, ठीक है ना. तो ये फैक्टर्स में क्या क्या आ सकते हैं बच्चों? फैक्टर्स में हमारे पास कई चीजें आ सकती हैं. फैक्टर्स में हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ सकता है, ठीक है ना. फैक्टर में हमारे पास टेम्परेचर आ सकता है, ठीक है. टेम्परेचर एक फैक्टर हमारे पास हो सकता है, ठीक है. हमारे पास प्रेशर एक फैक्टर हो सकता है, और हमारे पास कैटलिस्ट का यूज एक फैक्टर हो सकता है. तो ये सारे फैक्टर है बच्चों जो कि हमारे केमिकल रिएक्शंस पर इन्फ्लुएंस डालते हैं, वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, राइट. तो बेटा ये केमिकल काइनेटिक्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया. अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है. इसके आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की. तो बेटा अगर मुझे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, जिसमें मुझे रेट पढ़ना है, जिसमें मुझे केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, तो सबसे पहले हमारे पास एक थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए किसकी? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की. अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, आप तो ये 9th क्लास में हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है. अब क्या करेंगे 12th में पढ़ के, है ना. तो बच्चों 12th में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं ये हम ऑन द बेसिस ऑफ रेट पढ़ रहे हैं, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ रेट हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि जो रेट है उसके बेसिस पर कैसी केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, राइट. तो बेटा एक केमिकल रिएक्शन को हम क्लासीफाई कर रहे हैं यहां पर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जिसको हम बोल रहे हैं वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. मतलब यहां पर जो हमारा क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, वो नहीं है कि जैसे हम लोग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ते हैं, हम लोग उस पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है यहां पर, ठीक है. हम लोग यहां पर रेट के बेसिस पर पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट के बेसिस पर हम लोगों को क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़ने हैं. तो वी हैव 3 types of chemical reaction on the basis of the chemical rate, right. First is a very fast or instantaneous reaction. क्या है ये reaction? These reaction occur at a very fast rate. बहुत तेज ये reactions होती हैं, rate बहुत fast होती है.
जनरली दीज रिएक्शन इन्वॉल्व्स आयनिक स्पीसीज एंड नोन एज आयनिक रिएक्शंस। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग आयनिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस। तो भाई कोई भी चीज के चेंज को रेट बताने के लिए मुझे चेंज को डिस्कस करना होगा, राइट। और चेंज को डिस्कस करने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए? चेंज को डिस्कस करने के लिए एक चीज ये होनी चाहिए कि आपको एक सर्टेन टाइम गैप पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहां पर ये क्या है, इसका एग्जांपल क्या है? ये जो आयनिक रिएक्शंस आपको दिख रही है, लाइक सिल्वर नाइट्रेट है, ये हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन आपने NaCl से किया, तो जब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन NaCl से हुई तो इसने क्या बनाया? आप देख रहे हो AgCl का सॉल्ट बना दिया और NaNO3 को अलग कर दिया, तो ये बेटा प्रेसिपिटेट बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। अगर यहाँ पे मैंने NaCl के बाद ये जो दूसरी रिएक्शन ले रहा हूँ उसमें मैंने HCl ले लिया और यहाँ पे NaOH ले लिया, तो HCl इज अ एसिड, NaOH इज अ बेस। जब ये रिएक्शन हुई तो ये एसिड बेस रिएक्शन हुई और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ, तो दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, राइट। तो ये एसिड बेस रिएक्शन, इसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों ये दोनों रिएक्शन जो आप देख रहे हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। दिस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपके बचपन की बातें हैं, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों ये रिएक्शन में इतनी फास्ट होगी, इतनी तेज ये रिएक्शन होगी, ठीक है, कि आप इसमें रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, रेट को मेजर नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेकेंड रिएक्शन इज मॉडरेट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉडरेट टाइम गैप आता है, ठीक है। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स विद अ मेजरेबल रेट at normal temperature and it is these reactions are studied in chemical kinetics। exactly ये reactions को actually हम chemical kinetics में deal करते हैं, ठीक है। mostly these reactions are molecular in nature, right। तो बेटा यहां पर आपके पास जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या कर रहा है? वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर आप देख रहे हो N2O5 है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या बना रहा है? N2O4 प्लस O2 को रिलीज कर रहा है। तो दीज रिएक्शंस आर मॉडरेटली फास्ट रिएक्शन भी बोल सकते हैं या मॉडरेटली स्लो रिएक्शन भी बोल सकते हैं। मींस दीज रिएक्शन आर मॉडरेट रिएक्शन, ओके। तो इस रिएक्शन में आप रेट को स्टडी कर सकते हो बिकॉज यहां पर आपको चेंज दिखता है, एक सर्टेन टाइम गैप में ये चीजें होती हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट हम लोग बेटा पढ़ते हैं, एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन। बहुत टाइम किल होता है इन रिएक्शंस में, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस कैसे होंगी? दीज रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली स्लो एंड टेक मंथ्स टुगेदर टू शो एनी मेजरेबल चेंज। बेस्ट एग्जांपल इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। हमारे घरों में आयरन के बहुत चीजें होती हैं, है ना, और उनमें रस्ट लगता है, तो एक दिन में तो बेटा नहीं होता, है ना, उसमें मंथ्स लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं। तो दिस इज द रिएक्शन, ठीक है, ये रस्टिंग की रिएक्शन है। Fe2O3 आपके पास है, ठीक है, Fe2O3 आपके पास है, फेरिक ऑक्साइड है और यहाँ पर X वाटर मॉलिक्यूल है, X 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड आ गया एंड दिस इज एक्चुअली द रस्ट। ये क्या है? ये रस्ट है। समझ में आई बात? ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे पढ़ना है तो हमें रेट पढ़ना है। यहां पर बात समझ रहे हो? यहां पर हम लोगों को रेट की स्टडी करना है। तो व्हाट इज एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन? ठीक है, द रेट, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में जो आप चेंज को फाइंड आउट करोगे, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एक्स यहां पर दिया हुआ है। अगर मैंने बोला दिस डेल्टा एक्स इज चेंज इन द concentration
of reactant or product, right? And this is the delta T. This delta T is change in the time, ठीक है? मतलब इसको हम बोल सकते हैं टाइम इंटरवल, ठीक है? क्या बोल सकते हैं? टाइम इंटरवल, ठीक? तो बेटा कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना? कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में भाई रिएक्टेंट जो होता है, अगर हम रिएक्शन को देखें बहुत आराम से, किसी हम एक रिएक्शन को स्टडी करें कि भाई हमारे पास एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन में कोई A है रिएक्टेंट, दिस इज द A इज रिएक्टेंट एंड दिस A रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, दिस A reactant is converted into the product, then what will happen, ठीक है? ये A जो होगा ना बेटा, A का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। भाई मैं एक रिएक्टेंट हूं और मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है? तो मैं ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हूं, तो मैं धीरे धीरे मेरा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा और फॉर्मेशन क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर A का जो कॉन्सेंट्रेशन है, आप समझोगे कि यहां पर A का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, तो यहां पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है ना? तो ये कितना डिक्रीज कर रहा है एक टाइम के हिसाब से और ये कितना इंक्रीज कर रहा है एक टाइम के हिसाब से, दैट इज द रेट। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, ये देख रहे हो आप, ठीक है? माइनस साइन इज यूज्ड व्हेन वी रिफर टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को रिफर करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, बिकॉज reactant concentration decreases। जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। और प्लस साइन इज यूज व्हेन वी रिफर टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो प्लस साइन का यूज कब होगा बच्चों? जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहां पर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। अब मैं यहां पर आप लोगों को जो फॉर्मूला दिया गया है उस चीजों से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? तो यहां पे x2 माइनस x1 है। x2 माइनस x1 क्या है कि भाई रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था दैट इज द x1 इज द कॉन्सेंट्रेशन, या तो इसको बोल सकते हैं क्या? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोल देंगे बच्चों? इसको बोल देंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, या इसी को और क्या बोल सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का, ओके? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम कब? t1 पर, ठीक? अब बात की हमने x2 की, दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोलेंगे अगर, तो जिस टाइम पर हमने इसको ऑब्जर्व किया है हम वो बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t2, ठीक है? तो फाइनल माइनस इनिशियल किया, तो बच्चों जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो यहां पर x2 जो होगा, ये x2 क्या होगा? x2 की वैल्यू कम होगी और x1 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जब भी कभी स्मॉल में से बड़ी चीज माइनस होगी तो क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, ठीक है? यही रीजन है कि यहां पर माइनस साइन प्रेजेंट है, ठीक है? तो होपफुली ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई है, इसलिए क्योंकि इसका रोल बहुत ज्यादा है आगे, ठीक है? तो बहुत ज्यादा फोकस करिएगा इन चीजों को समझने में। जब हमने इन चीजों को समझ लिया, ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? और हम लोग बात करते हैं किसकी? हम लोग concentration is generally expressed in active mass। concentration को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? एक्टिव मास में। और एक्टिव मास होता क्या है? दैट इज मोल पर लीटर, ठीक है? आपने ये चीजें पढ़ के रखी हैं, आप लोग जब क्लास 11th में रहे होगे तो आप लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़े थे और उसमें बहुत डिटेल में आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में बताया गया होगा, ठीक है? अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे क्लास 11th की जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट या केमिकल अर्थमेटिक्स है तो उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और सारी चीज़ों को बताया गया है, ठीक है? उसका जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट?
तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि ये क्या है भाई, द रेट मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट। तो बच्चों जब एवरेज रेट की बात हम लोग करते हैं ना, तो टाइम गैप हमारे पास लार्ज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम स्मॉल टाइम गैप पर, किसी इनफाइनेमेस्टिमल टाइम पर, स्मॉल टाइम पर, ठीक है, इंटरवल पर अगर हम निकालते हैं रेट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। मींस आपको अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो रेट है, तो वो रेट बेटा दो टाइप की हो गई, है ना। एक तो हो गई एवरेज रेट, क्या हो गई, एवरेज रेट हो गई, ठीक। और दूसरी क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। समझ में आई बात बच्चों। एवरेज रेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग इसको आर ए वी या स्मॉल आर ए वी भी लिख सकते हैं, या आपको कैपिटल आर या स्मॉल आर में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल आर इंस्टेंटेनियस, या तो हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर इंस्टेंटेनियस, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, एवरेज रेट है, ठीक है। उसके लिए कंडीशन ये आपको दिख रही है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। बहुत स्मॉल चेंज होगा तब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज रेट की बात करेंगे। तो मैं फिर एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, उसे आप लोग बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि मैं एक आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहता हूं, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। यहां पर आपके पास है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और यहां पर आपके पास है टाइम, ठीक। तो भाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास पहले ज्यादा होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पहले हमारे पास ज्यादा होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, फिर वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, ठीक है। ये ग्राफ आ रहा है मेरे पास। तो अगर मैं इस ग्राफ को समझूं, तो इससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने किसी एक पॉइंट को ले लिया यहां पर और किसी एक पॉइंट को ले लिया बच्चों यहां पर, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज, अगर मैं कोई रिएक्टेंट लिया हूं ए, तो यहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, A1 है, ठीक है। कोई कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो A1 है, ठीक है। मैं 1 को थोड़ा क्लियर लिख दूं, ठीक है, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया A1, ठीक। और यहां पर जो मैं कॉन्सेंट्रेशन इसका देख रहा हूं, दैट इज द A2, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2। यहां पर बच्चों जो टाइम आ रहा है, ठीक है, दैट टाइम इज actually that time is T1, right, that time is T1। और यहां पर जो टाइम आएगा, वेट, ये आएगा यहां पर, ठीक है। ये देखिए यहां पर क्या आया, यहां पर आया कॉन्सेंट्रेशन इज A2 और यहां पर टाइम क्या है बच्चों, T2, और यहां पर टाइम क्या है, T1, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखिए ये क्या था, ये पॉइंट हमारा है, यहां पर A1 कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज द A2 कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर टाइम T1 और यहां पर टाइम T2। तो यहां के लिए जब एवरेज रेट निकलेगी, तो दैट इज RAV, विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, RAV क्या होगा भाई, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1, मतलब रिएक्टेंट का फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो बच्चों ये यहां से देख के आपको क्लियर हो रहा है, A2 की वैल्यू कम है और A1 की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, दिस इज डेल्टा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल्टा T, बट दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, इन चीजों को याद रखिएगा। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, अभी मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, किसका, रिएक्टेंट का। दिस इज फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। अगर यहीं पर हम थोड़ी देर के लिए समझना शुरू कर दें, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो भाई स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 था और ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है।
टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो बच्चों प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ये मैंने बोल दिया कि भाई ये T2 टेम्परेचर है एंड दिस इज द टाइम है, टेम्परेचर मैंने बोल दिया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। दिस इज T1 टाइम, ठीक है, ये टाइम है, ठीक है। और इधर कॉन्सेंट्रेशन है, इधर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का था, अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो भाई प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पर देखें तो दिस इज P1 राइट एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन विच इज P2, ओके, ठीक। ये P1 और P2 हो गया। तो यहां पर जब एवरेज रेट निकलेगी तो बच्चों यहां की एवरेज रेट क्या होगी, यहां की एवरेज रेट होगी RAV इज इक्वल टू, दिस इज फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि क्या होगा P2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन माइनस P1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन विच इज डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चेंज निकाल रहे हैं ना, तो ये हो गया डेल्टा P चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डेल्टा T, राइट। अब बच्चों यहां पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि यहां पर P2 की वैल्यू ज्यादा है, देखिए P2 की वैल्यू ज्यादा है और P1 की वैल्यू कम है, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी, ठीक है। और ये प्लस वैल्यू क्या बता रहा है, प्लस साइन ये डिनोट कर रहा है कि यहां पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, राइट। अब यहां पर आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मैंने बहुत स्मॉल चेंज के लिए कुछ निकाला तो वो क्या हो सकता है, वो हमारी इंस्टेंटेनियस रेट आ सकती है, ठीक है। वो इंस्टेंटेनियस रेट यहां पर भी आ सकती है और यहां पर भी आ सकती है, ठीक है। तो वो इंस्टेंटेनियस रेट भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं, अगर ये रिएक्शन मुझे दिया गया फॉर द रिएक्शन, ठीक है, A कैपिटल A प्लस B कैपिटल B इज कन्वर्टेड इनटू द C कैपिटल C एंड D कैपिटल D, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेट लिख सकते हैं। और वो रेट इस तरीके से लिखा जाएगा, आप देख रहे हो ये रेट किस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसको मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको कि यहां पर रेट को किस तरीके से लिख के रिप्रेजेंट किया जाएगा और कहां पर क्या चीजें होंगी। देखिए इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा कि भाई ये तो रिएक्टेंट है, इस बात को आपको क्लियर है ना कि ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। और ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है, एक रिएक्टेंट है और एक ये प्रोडक्ट है। तो ये क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, इसलिए मैंने माइनस कर दिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। एंड 1 बाई दिस इज स्मॉल a, ठीक है, 1 बाई स्मॉल a एंड चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ A है ना बच्चों, यही इक्वल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ -1 बाई B एंड द डेल्टा B डिवाइडेड बाय डेल्टा T विच इज इक्वल टू दिस, बट यहां पर प्लस होगा बिकॉज ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 1 बाई C एंड डेल्टा change in concentration of C divided by delta T which is equal to plus 1 by D and change in the concentration of D divided by delta T। तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। आप यहां पर डेल्टा की जगह पर D भी यूज कर सकते हैं, लाइक -1 by A and D change in the concentration of A divided by dt which is equal to -1 by B, ठीक है, 1 बाई बी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय dt विच इज इक्वल टू प्लस 1 बाई C चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड डिवाइडेड बाय dt विच इज इक्वल टू प्लस 1 बाई D एंड चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय dt। समझ में आई बात। तो ये आपके पास ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको दे दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए की वैल्यू ये है, ठीक है, एंड फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सी, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो आप क्या करना, आप ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे बच्चों, ऐसी कंडीशन में दिस इक्वल टू दिस आपके सामने है, ठीक है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो ये बराबर है इसके, ठीक है ना। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। अब बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेट में भी एक्सप्रेस्ड। तो अभी मैंने आपको बताया कि रेट कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक, ये आपके सामने लिखा है। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पे माइनस यूज हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं यूज हो रहा है बिकॉज ये क्या है, ये यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है, और ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, अगर रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज करेगा बिकॉज रिएक्टेंट डिक्रीज होना शुरू होगा, राइट। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो ये हो गया मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ठीक है, समझ में आ गई बात। इन टर्म्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, बच्चों अगर आपने गैसियस रिएक्टेंट का यूज किया, जो आपने रिएक्टेंट यूज करा अगर वो गैस फॉर्म में है तो क्या होगा, अगर वो गैस फॉर्म में है बच्चों तो क्या होगा, गैसियस रिएक्टेंट है तो यूनिट क्या होगी, एटीएम एंड टाइम इनवर्स, ठीक है, एंड रेट इन एटीएम टाइम इनवर्स इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, रेट इन मोल पर लीटर टाइम इनवर्स इनटू आरटी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको रेट के लिए सारी चीजें बताई, ठीक है, कि आप क्वेश्चंस को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अब मैं बात करता हूं बच्चों फैक्टर्स की। भाई हमने रेट तो पढ़ा, हमने रेट को समझा, अब हम फोकस करेंगे किस पर, अब हम फोकस करेंगे फैक्टर्स पर, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो हमारे रेट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किन पर हमारे रेट जो है वो डिपेंड करते हैं। तो पहला फैक्टर है बच्चों नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है, अगर हम इसको देखें तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब रिएक्टेंट कैसा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट की तो क्या है, दिस हैज कंसिडरेबल इफेक्ट ओवर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप अगर इस पे ध्यान दें बेटा तो देखिए यहां पर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है मोल पर लीटर में और यहां पर टाइम दिया हुआ है सेकंड में, ठीक है। तो जो हमारा ये यहां पर दिया ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो बच्चों ये जो ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये जो मैंने रेड कलर से ग्राफ बनाया है, ये रेड कलर का ग्राफ ये बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा है। बट जो यहां पर ये ब्लैक कलर का जा रहा है, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहां पर ये ग्राफ बता रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, ठीक है, और यहां पर ये बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो भाई रिएक्टेंट अगर डाउन नहीं होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। यह भी बहुत बड़ा इश्यू है यहां पर समझना, ठीक है। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भाई रिएक्टेंट अगर कम नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं कि गैसियस स्टेट में ये चीजें ज्यादा होती हैं, लिक्विड स्टेट में कम होंगी और सॉलिड स्टेट में और कम होंगी, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। बिकॉज गैसियस मॉलिक्यूल्स बहुत स्पीड में रिएक्ट करेंगे तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, उनमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल में रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपैरिजन टू द गैस कम होगी और सॉलिड स्टेट में वो और भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट की, ठीक है। तो फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट भी यहां पर अफेक्ट करता है हमारे केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है, रेट को, ठीक है। अमंग द सॉलिड द रेट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड। अगर सॉलिड की पार्टिकल साइज कम होगी तो रेट क्या होगा, रेट पार्टिकल साइज अगर कम हो रही है बेटा तो रेट जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब सॉलिड का अगर आपने बड़ा पार्टिकल ले लिया तो उसकी रिएक्शन इजीली नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो सॉल्ट वगैरह यूज करते हैं वो क्रश्ड फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि अगर वो छोटे छोटे होंगे तो रिएक्ट जल्दी करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज द
केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का केमिकल नेचर बच्चों कैसा होना चाहिए? केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग पोलर एंड आयनिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग द प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस आर यूजुअली वेरी फास्ट। ठीक है, तो जो आयनिक रिएक्शन है, पोलर रिएक्शन है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, वो बहुत फास्ट होती हैं। ठीक है, on the other hand the reaction in which bonds is rearranged और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आर स्लो। तो भाई जो रिएक्शन जिनमें बॉन्ड का कोई ब्रेकेज हो रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रांसफर हो रहे हैं, बॉन्ड रीअरेंज हो रहे हैं, तो वो रिएक्शन क्या होती है? स्लो होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो स्लो एज कंपेयर टू द आयनिक सब्सटेंस। तो जो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है, मींस रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, वो भी स्लो होती हैं एज कंपैरिजन टू द आयनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर रिलेटिवली मच स्लोअर। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो वो और भी स्लो रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें हम लोग, तो टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर। ठीक है, और ये बहुत अच्छा एक इफेक्ट कॉज करता है रेट पर। कैसे? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जनरली इंक्रीजेस। भाई देखिए, ये इंक्रीज कर रहा है, किसी भी चीज को हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल भागने लगेंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूल में स्पीड ज्यादा आ जाएगी तो वो जाके टकराएगा। ठीक है, और वो मॉलिक्यूल से आपस में टकराएगा तो रिएक्शन होगी। राइट, तो यहां पर क्या है? जनरली इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, वो फोकस करिएगा। ठीक है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी कब? और ट्रिपल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, हर 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, अब हम यहां पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करेंगे, एंड दिस टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज रिप्रेजेंट्स एज म्यू। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स एट 2 टेम्परेचर्स। ठीक है, डिफरिंग बाय जनरली 25 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस आपको दे दिया गया, तो 10 डिग्री का चेंज आ गया। राइट, तो यहां पर देखिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज इक्वल टू क्या दिया है? के मतलब रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई K एट T डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास ये एक फार्मूला जनरेट हो गया। खैर इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, बट आप यहां पर फोकस्ड रहिए कि 10 डिग्री टेम्परेचर राइज जैसे करेगा वैसे ही रेट क्या हो जाती है? ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, बात करते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। ठीक है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का क्या रोल होता है? द रेट of a chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactant। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे concentration यहां पर देखिए means rate of reaction decreases with decrease in the concentration। अगर रिएक्टेंट में रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, जो रिएक्शन हमारी हो रही है उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, अगर वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा तो भाई रेट भी डिक्रीज होगी। ठीक है, और जब रिएक्टेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन खत्म हो गई, बंद हो गई, तो रेट की कोई बात हम नहीं करेंगे। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे क्या होता है? द फंक्शंस ऑफ अ कैटलिस्ट इज टू लोअर डाउन the activation energy। ठीक है, the greater the decrease in the activation energy caused by the catalyst, higher will be the reaction rate। तो अब बेटा यहां पर एंथैल्पी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन सब के बारे में भी हम लोग आर्हीनियस पर जब पहुंचेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि यहां पर टर्म आ गया है तो इसलिए हम लोगों को समझना है। तो मैं एक ग्राफ आप लोगों के लिए
दिखाता हूं कि भाई यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दिया है, यहां पर दिया कैटलिस्ट चेंज द रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी बच्चों ये है, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक। अब ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाई, बट कैटलिस्ट ने क्या किया, इस रिएक्शन को, यहां पर क्या था, रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट था, ठीक है। जब कैटलिस्ट यूज किया तो लोअर डाउन कर दिया उसने एक्टिवेशन एनर्जी को, और ये देखिए ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। ये एक प्रॉपर टॉपिक है, ठीक है, और वो टॉपिक हम लोग एक अलग से लेक्चर में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। वो पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग अलग से लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ सनलाइट। There are many chemical reactions whose rate are influenced by radiations, particularly by the ultraviolet and the visible light. Okay, तो ultraviolet और visible lights भी हमारे पास हैं, ठीक है, जो कि हमारे रेट पर इन्फ्लुएंस डालती हैं, मतलब सनलाइट। Such reactions are called photochemical reactions. ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है दैट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, photography is a photochemical reaction, blueprinting is a photochemical reaction, photochemical synthesis of compounds also categorized under the category of the photochemical reactions. Okay, the radiant energy initiates the chemical reactions by supplying the necessary activation energy. तो बेटा इस रिएक्शंस के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है, वो सनलाइट से हमारे पास आ रही है, राइट। तो सनलाइट भी क्या है, सनलाइट भी अफेक्ट डालता है किस पे, सनलाइट भी अफेक्ट डालता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शंस पे, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपने आज जो पढ़ा वो आपको मैंने आज पढ़ाया रेट में मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास रिएक्शंस कितने टाइप के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रेट, ठीक है। मैंने बताया फास्ट रिएक्शन, मॉडरेटली रिएक्शंस एंड स्लो रिएक्शन। फिर मैंने आपको बताया रेट में मैंने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट आपको समझाया, आप रेट कैसे फाइंड करेंगे वो मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया कि आप रेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताया। और क्योंकि ये चीज़ें हमने पढ़ी थी तो हमें ज़रूरी था पढ़ना रेट के लिए फैक्टर्स, जो फैक्टर्स रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो फैक्टर रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ये लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो लेक्चर 2 होगा ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन एंड द रेट कांस्टेंट, रेट लॉ पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये हम लोग सेकेंड लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। सेकेंड लेक्चर की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि आप लोगों को अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से ये चीज़ें देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं आपको सेकेंड लेक्चर में और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट।